हेलो एवरीवन। देखिए, जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग बाइनरी फेज डायग्राम के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। बाइनरी फेज डायग्राम के अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसमें जो पहला टाइप है बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम, उसकी हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। और अगर मैं बात करूं तो इसमें हम देखेंगे फेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट फेज अमाउंट्स, राइट, व्हाट इज़ लीवर रूल, and this topic is very important. One very good question from this topic recently asked in the engineering service exam 2021, right? And this video is basic video for all my upcoming lectures, right? तो अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, बाइनरी फेज डायग्राम क्या चीज़ है। बाइनरी फेज डायग्राम के बारे में मैं इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। बाइनरी वर्ड डिनोट कर रहा है कि इसमें दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, राइट। जब दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो अपन बाइनरी फेज डायग्राम उसको बोलेंगे, जो भी डायग्राम अपन प्लॉट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बोलना चाहता था कि जो नोट्स हैं जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ये टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अपन टाइप 1 देखते हैं कि बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है। देखो, आइसोमॉर्फस का मतलब ये होता है कि सिंगल फेज इन लिक्विड एज वेल एज इन सॉलिड, ठीक है। सिंगल फेज इन लिक्विड एज वेल एज इन सॉलिड। या मैं ऐसा बोल दूं कि भैया मटेरियल्स विच आर कंप्लीटली सॉल्यूबल इन लिक्विड एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट। मतलब अपना जो अलॉय है वो जिन कंपोनेंट्स से मिलके बना है, तो कंपोनेंट्स अगर कंप्लीटली सॉल्यूबल है लिक्विड में और सॉलिड स्टेट में तो आप उनको बोलोगे आइसोमॉर्फस सिस्टम, राइट। बाइनरी वर्ड क्यों आ रहा है? बिकॉज टू कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल जो है वो होता है कॉपर निकल सिस्टम, ठीक है। तो अपन कॉपर निकल सिस्टम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसी से बहुत सारी जो टर्म्स आएगी फेज डायग्राम में यूज होगी उन सबको सीखने वाले हैं, राइट। तो ठीक है भैया, देखो जरा यहाँ पे फोकस करो। कैसे फेज डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है ये भी आप साथ साथ में सीख जाओगे, ठीक है। और कुछ बेसिक टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगी। जैसे अगर मैं कॉपर निकल सिस्टम की बात करूं तो ऐसा है कि आपको कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट और निकल का मेल्टिंग पॉइंट आपको याद होना चाहिए, राइट। इसमें अपन थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, नॉट दिस वन यार, ये वाला ज़्यादा अच्छा लिख रहा है, ओके। यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा भैया कितना, 1085 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। फेज डायग्राम क्या है वो चीज़ भी सीखो। उसमें क्या होता है कि वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा है टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ठीक। और जो एक्स एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे अपन ने निकल का परसेंटेज लिखा हुआ है कि उस अलॉय में निकल का परसेंटेज कितना है। आप क्या कर रहे थे, कॉपर और निकल को मिक्स कर रहे थे और मिक्स करने पे जो अलॉय बना है उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, राइट। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे 0% निकल है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे इस वाली लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे क्या है, 100% कॉपर है। मतलब अभी पूरा फुल कॉपर था, राइट। अब तुम उसमें निकल को ऐड करते गए, तो निकल को ऐड करते गए तो अपन इस तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। और निकल को ऐड करते 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 जब तुम फाइनली इस पॉइंट पे आओगे तो इस पॉइंट पे भैया 100% निकल बचने वाला है। मतलब कॉपर हट चुका है, निकल ने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया है। कॉपर और निकल जो है ये सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। इनकी डिटेल भी मैं बता चुका हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें मैं कवर कर चुका हूँ क्या होता है सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। तो ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, यहाँ 100% जो है, यहाँ पे 100% निकल है तो यहाँ पे कॉपर कितना होगा, अरे 0% हो गया, इस जगह पे कॉपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो 1085 डिग्री सेंटीग्रेड है ये क्या है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि तुम यहाँ पे देखो
अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूं तो इस पॉइंट पे फोकस करो, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप बढ़ रहे हो तो क्या है, बेसिकली यहाँ नीचे जो है ये एक सॉलिड फेस है, राइट। और जो सॉलिड फेज होते हैं फेज डायग्राम में, उनको हम ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा इनके हेल्प से डिनोट करते हैं, राइट। अभी यहाँ पे एक ही सॉलिड फेज है, इतने पूरे रीजन में सिंगल सॉलिड फेज एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अपन ने बोला है कि आइसोमॉर्फस का मतलब ही क्या है, सिंगल फेज इन लिक्विड एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट। तो एक ही फेज एग्जिस्ट कर रहा है, उसको मैंने नाम दे दिया अल्फा, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड में ऊपर जो है वो लिक्विड है, उसमें भी एक सिंगल फेस एग्जिस्ट कर रहा है, उसको मैंने एल से डिनोट कर दिया। और अगर ये जो बीच का रीजन है, इस रीजन को अपन बोलते हैं मशी जोन। क्या बोलते हैं? मशी जोन, ठीक है। मशी या फिर मैं बोल दूं पेस्टी जोन, ठीक है। ये क्या चीज़ है भैया? तो ऐसा है, इस रीजन में अगर तुम फोकस करो तो इस रीजन में तुमको दिख रहा है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज़ें समझो, देखो जब कॉपर था 100% कॉपर था, मतलब 1085 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट था। अब तुमने उसमें निकल मिलाया, तो मुझे एक बात बताओ, निकल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो जब कॉपर और निकल का मिक्सचर है, ठीक है, तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको लगता है कि जब इस कॉपर और निकल के मिक्सचर को तुम अगर मेल्ट करोगे, राइट, तो ये 1085 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगा? नहीं, उससे ज़्यादा किसी टेम्परेचर पे मेल्ट होने वाला है, क्योंकि उसमें निकल भी ऐड हो चुका है, और निकल का कितना मेल्टिंग पॉइंट है? 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पॉइंट समझ में आया कि ये जो लाइंस बन रही है कैसे बन रही है, ठीक है। ये लाइंस जो है ये इसी तरीके से बन रही है कि एलॉय था, उसमें दो कंपोनेंट्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स है, इस वजह से ये फेज डायग्राम पे ये लाइंस बन रही है। और तुम देखोगे कि अगर तुम इस एलॉय का बोलो कि इस एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो अपन मेल्टिंग पॉइंट बता ही नहीं सकते। यहाँ पे तुम किसी भी जगह पे बोलोगे कि इस एलॉय में अगर अपन बात करें तो इस एलॉय में रेंज ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर्स मिल रहा है, ठीक है, कोई एक फिक्स मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं है। जैसे अभी और डिटेल में मैं बात करूँगा, तुमको एक एक करके चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। अभी अपन धीरे धीरे करके समझते हैं एक एक चीज़। देखो ये जो बीच का रीजन था ये मशी जोन था या पेस्टी जोन था। इसमें मैंने कैसे बोला कि अल्फा प्लस लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है? ऐसा है कि जो इस रीजन की बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज जिन फेज को टच कर रही है उन फेजेस का सम कर दो, वो इस बीच के रीजन में होगा। जैसे ये ऊपर वाली बाउंड्री जो है वो लिक्विड फेज को टच कर रही है, नीचे वाली बाउंड्री जो है वो सॉलिड फेज को टच कर रही है। तो जो ये अपना बीच का रीजन है, इसमें भैया क्या होगा? लिक्विड प्लस सॉलिड का मिक्सचर एग्जिस्ट करने वाला है, इसीलिए उसको बोला मशी जोन या पेस्टी जोन। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखो ऐसा है कि ये जो ऊपर की लाइन है, जो लाइन सेपरेटिंग लिक्विड विथ मशी जोन, इसको बोलते हैं लिक्विडस लाइन। क्या बोलते हैं? लिक्विडस लाइन, ठीक है। ऐसी लाइन जो लिक्विड फेस को मशी जोन से या पेस्टी जोन से सेपरेट करती है, वो लिक्विडस लाइन हुई। और ऐसे ही ये जो है ये हो जाएगी सॉलिडस लाइन। सॉलिडस लाइन का मतलब है भैया क्या? लाइन सेपरेटिंग सॉलिड विद द मशी जोन। जो सॉलिड फेस था उसको मशी जोन से जो लाइन सेपरेट कर रही है उसको तुम क्या बोल दोगे? सॉलिडस, ठीक है। एक बात ध्यान रखो, किसी भी फेज डायग्राम में किसी भी एलॉय में जितना ज़्यादा मशी जोन होगा, ठीक है, उतना उसकी फ्लूइडिटी कम होने वाली है। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होने की प्रॉपर्टी। और अगर फ्लूइडिटी कम होगी तो भैया ये कास्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर आप मटेरियल की कास्टिंग करते हो तो, ठीक है। कास्टिंग के लिए होना चाहिए कि उसकी फ्लूइडिटी जो है वो लेसर होना चाहिए। तो ये चीज़ भी क्लियर है। ये पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि लार्जर द एक्सटेंट ऑफ मशी जोन लेसर विल बी फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड मेटल एंड इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर कास्टिंग, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? देखो अभी अपने को इसमें इतना ही पढ़ना है। अब मैं एक एक करके आगे और भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो फिर अपन इसमें और बातें करेंगे, ठीक है। देखो ये जो और पॉइंट्स लिखे हैं कि ओवरऑल एलॉय कंपोजिशन, Cl CS, वो सब बात अभी अपन करेंगे धीरे धीरे। हाँ ये पॉइंट भी ध्यान रखो, क्या लिखा है? फॉर एनी कंपोजिशन अदर देन प्योर कंपोनेंट मेल्टिंग अकर्स ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सॉलिडस एंड लिक्विडस लाइन, राइट। सो एलॉय शोज रेंज ऑफ मेल्टिंग रादर देन सिंगल मेल्टिंग पॉइंट। अरे यार यही पॉइंट तो मैंने तुमको सिखाया, ये पॉइंट मैंने ऊपर बोल तो दिया। क्या लिखा है
कि प्योर कंपोनेंट को छोड़ के, प्योर कंपोनेंट क्या हुआ जब तुम इस पॉइंट पे हो, राइट, मतलब इस वाली जगह पे जहाँ पे 0% निकल है, या मैं बोल दूँ 100% कॉपर है, तो 100% कॉपर है मतलब प्योर कंपोनेंट हुआ। ऐसे ही जब तुम इस लाइन पे हो तो इस लाइन पे 100% निकल है मतलब वो भी प्योर कंपोनेंट हुआ। तो प्योर कंपोनेंट को छोड़ दो, ठीक, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। प्योर कंपोनेंट का तुमने देखा कॉपर का 1085, निकल का 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो अगर तुम बीच का रीजन देखो तो बीच के रीजन में तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे रेंज ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर मिल रहा है। वो किसे अपन समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये एक मैंने वर्टिकल लाइन ली, राइट। अब इस वर्टिकल लाइन में ऐसा है कि मान लो तुम इस जगह पे तुम देखो, अगर मान लो मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, ऊपर बढ़ रहा हूँ मतलब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं अपन मटेरियल में, एलॉय में। तो ऐसा है कि इस पॉइंट पे तुम देखोगे, इस पॉइंट पे जो एलॉय था उसमें लिक्विड आना स्टार्ट हो चुका है। इसके इस पॉइंट के नीचे मतलब ये पूरा रीजन यहाँ पे तो सॉलिड था, राइट, लेकिन जैसे ही तुम इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट पे मटेरियल में कुछ लिक्विड आना चालू हुआ, और लिक्विड का अमाउंट यहाँ 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 जैसे जैसे तुम यहाँ तक पहुँचे, इस पॉइंट पे आके लिक्विड का अमाउंट मैक्सिमम हो गया। और जैसे ही तुमने इस पॉइंट को क्रॉस किया, जैसे ही तुम यहाँ पे आए ऊपर वाले रीजन में, पूरा का पूरा लिक्विड है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेल्टिंग स्टार्ट इस पॉइंट से हुई थी और मेल्टिंग एंड इस पॉइंट पे हुई। तो क्या तुमको ये समझ में आया कि मेल्टिंग जो है वो सिंगल टेम्परेचर पे नहीं हो रही है, जबकि अपने को क्या मिल रहा है, रेंज ऑफ मेल्टिंग मिल रहा है एलॉय के केस में, ठीक है। प्योर कंपोनेंट होता तो उसमें सिंगल मेल्टिंग पॉइंट मिलता, ठीक है। तो ये जो नोट लिखा है ये भी क्लियर है क्या, फॉर एनी कंपोजिशन अदर देन प्योर कंपोनेंट मेल्टिंग अकर्स ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सॉलिडस एंड लिक्विडस लाइन, सो एलॉय शोज रेंज ऑफ मेल्टिंग रादर देन सिंगल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है भैया। अब देखो फेज डायग्राम से हम क्या क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आ रखे होते हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे स्टेप्स लिख रखी है, अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो तुमको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो ऐसा है कि फेज डायग्राम से क्या क्या इंटरप्रिटेशन अपन निकाल सकते हैं। तो पहला तो होता है कि फेजेस प्रेजेंट, कौन कौन से फेजेस प्रेजेंट है वो अपन चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के लिए आप कुछ नहीं है कि जो टेम्परेचर कंपोजिशन पॉइंट है उसको फेज डायग्राम पे लोकेट कर दो और आप फेज पता कर लो कि कौन सा फेज है। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि यार 35% निकल है और सपोज 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। तो ज़रा बताओ कि इस कंडीशन पे कॉपर निकल सिस्टम में क्या क्या फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो भैया तुमने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 35% निकल जो है वो यहाँ आ रहा था, ठीक है। ये जो था ये था 35% निकल, ठीक। और 1250 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पे था। तो वहाँ से तुमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इन दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया अपने को एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट तुमने लोकेट किया, पॉइंट तुमने देखा वो किस रीजन में लाई कर रहा है, अरे किस रीजन में लाई कर रहा है, मशी जोन में लाई कर रहा है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर, या ये जो प्रेजेंट कंडीशन क्वेश्चन में दी है इसमें जो अपना एलॉय है उसमें दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक अल्फा फेज है और एक लिक्विड फेज है। क्लियर है क्या, समझ में आया। अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ कहीं होता तो भैया सिंगल फेज होता लिक्विड, यहाँ कहीं होता तो सिंगल फेज होता सॉलिड। समझ में आया। तो फेज का फेज कैसे, कितने फेज प्रेजेंट है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, समझ में आ गया। कुछ नहीं, पॉइंट सिंपल लोकेट कर दो, तुमको फेजेस पता पड़ गए, ठीक है। सेकंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फेज का कंपोजिशन। अब अपन ने ये तो पता कर लिया कि भैया कौन से फेज प्रेजेंट है, अब अपने को ये पता करना है कि उन फेज में कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब जैसे मान लो मैंने बोला अल्फा फेज, तो अल्फा फेज में भैया निकल का परसेंटेज कितना है, कॉपर का परसेंटेज कैसा है, कितना है। मैंने बोला मान लो लिक्विड फेज, तो लिक्विड फेज में निकल का परसेंटेज कितना है, कॉपर का परसेंटेज कितना है, वो होगा कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन मतलब वो जो गिवन फेज है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, उनका परसेंटेज अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब इसमें भैया दो बातें आएंगी, एक तो होगा सिंगल फेज रीजन के लिए अपन बात करेंगे और दूसरा होगा टू फेज रीजन के लिए, ठीक है। अगर मैं सिंगल फेज रीजन की बात करूं तो सिंगल फेज रीजन में जो फेज कंपोजिशन जो होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ ओवरऑल कंपोजिशन। अब जरा वापस यहाँ पे आओ कि ओवरऑल कंपोजिशन क्या चीज़ है। अब कुछ और थोड़ी सी टर्म्स डिफाइन करना है, उसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो
जो इसका क्वेश्चन आएगा ना, उसमें तुमको क्या दिया होगा, उसमें तुमको एक दिया होगा कि एक ओवरऑल कंपोजिशन दिया होगा, जिसे बोलेगा कि इन सपोज अ कॉपर निकल सिस्टम है ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ 35% निकल, राइट। तो ये जो 35% हुआ, ये हुआ ओवरऑल कंपोजिशन, उसको मैंने CO से डिनोट कर रखा है, ठीक है। और वो तुमको टेम्परेचर दे रखा होगा, बोलेगा ओवरऑल कंपोजिशन एट टेम्परेचर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड और एनी टेम्परेचर, ठीक है। तो भैया उस टेम्परेचर पे, मान लो वो टेम्परेचर यहाँ था, उससे तुमने एक लाइन लेके आए और इधर 35% से तुम एक लाइन लेके आए, ठीक है। और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किए वहाँ पे एक पॉइंट लोकेट कर लिया, ठीक है। ये जो कंपोजिशन था इसको अपन ने बोला ओवरऑल कंपोजिशन CO, ठीक है, कि एलॉय में निकल का कंपोजिशन कितना है। और जो पॉइंट आया उस पॉइंट पे भैया अपने को क्या करना है, उस पॉइंट पे अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन को भैया तुम कहाँ तक लेके जाओगे, जो ये दूसरे फेजेस की बाउंड्री थी वहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट से तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इस तरफ तुम लेफ्ट में गए भैया, और जहाँ कहाँ तक लेके गए, यहाँ आगे तक नहीं लेके जाना है, जहाँ पे भैया लिक्विडस लाइन आई थी वहाँ तक तुम लेके गए, ठीक है, या दूसरे फेज की जो बाउंड्री थी वहाँ तक लेके गए। सिमिलरली ये जो मशी जोन जब खत्म हो रहेगा, दूसरा नया फेज मतलब सॉलिड फेज चालू हो रहा है, वहाँ तक अपन लेके गए। इसको अपन ने नाम दिया टाई लाइन। क्या नाम दिया भैया? टाई लाइन बोलते हैं इसको, टाई लाइन या आइसोथर्म भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। एंड द रीजन इज क्लियर बिकॉज दिस लाइन इज इट मेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स है भैया, इसलिए उसको आइसोथर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि इस टाई लाइन के जो एंड पॉइंट्स आए थे, इन एंड पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दूं, राइट, हॉरिजॉन्टल अपनी जो कंपोजिशन एक्सिस है उस पर अगर मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए, तो भैया जो ये लिक्विडस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है और जो कंपोजिशन आया उसको मैंने Cl बोला, और जो सॉलिडस लाइन है, सॉलिडस लाइन से जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहाँ पे जो कंपोजिशन आया उसको मैंने Cs बोला। अब जरा समझो ये Cl और Cs क्या है। तो भैया ऐसा है कि जैसे माइक्रो स्ट्रक्चर से समझो, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको पॉइंट O दे दूँ, इसको नाम क्या दे दिया मैंने, O पॉइंट बोल दिया, और अगर मैं तुमको इस O पॉइंट का माइक्रो स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं साइड में, तो भैया ऐसा है कि इसमें पॉइंट O में तुमको दिख रहा है कि पॉइंट O के ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज लाई कर रहे हैं भैया, वो मशी जोन में आ रहा है, राइट। तो लिक्विड होगा और कुछ भैया ऐसे सॉलिड्स भी होंगे अंदर, राइट। सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड फेस को अपन ने अल्फा नाम दिया और लिक्विड फेस को मैंने L से डिनोट किया। तो भैया ये जो ओवरऑल कंपोजिशन है ना, वो ये है कि इस पूरे अल्फा प्लस लिक्विड में CO% निकल एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लो CO की वैल्यू हो गई 35, तो 35% निकल एग्जिस्ट कर रहा है। तो कॉपर कितना हो गया? 65%, राइट। ये हुआ कि पूरे एलॉय का कंपोजिशन तुमने बता दिया। Cl और Cs क्या डिनोट कर रहा है? Cl का मतलब है लिक्विड फेज में, ये जो था भैया लिक्विड फेज, ठीक है, ये जो लिक्विड फेज जो डॉटेड डॉटेड मैंने बनाया है, उस लिक्विड फेज में जो निकल का परसेंटेज है वो है Cl, राइट। ऐसे ही इस सॉलिड फेज में जो निकल का परसेंटेज है वो है Cs। अरे समझ में आया क्या? Cl, CO, Cs ये चीज़ भी क्लियर है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अब अपन वापस आते नीचे कि देखो फेस प्रेजेंट तुमने सिंगल फेस रीजन के लिए तो कैलकुलेट कर लिया था कि सिंगल फेस रीजन में जो फेस कंपोजिशन होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ ओवरऑल कंपोजिशन। मतलब ऐसा है कि अगर मान लो तुम्हारा पॉइंट जो है वो इस जगह कहीं पे होता, ठीक है, जैसे मान लो इसी लाइन को अपन आगे बढ़ा दे, या चलो छोड़ो यहाँ पे ले लेते, ये पॉइंट A है और यहाँ कहीं पे पॉइंट B है, ठीक है। दोनों A और B जो है वो सिंगल फेज रीजन में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है भैया, सिंगल फेज में लाई कर रहे हैं। अगर मान लो A पॉइंट पे तुमको फेज का कंपोजिशन बताना है, तो तुमको दिख रहा है कि A पॉइंट पे सिंगल फेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो कुछ नहीं, बस वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और तुम बोल दोगे कि यही ओवरऑल कंपोजिशन है।
ठीक है। अरे बेसिकली ए पॉइंट पे क्या हो गया है, ए पॉइंट पे अगर अपन माइक्रो स्ट्रक्चर में बात करें तो माइक्रो स्ट्रक्चर में ये जो तुमको अल्फा अल्फा दिख रहा है ना, ये अल्फा है ही नहीं, पूरा का पूरा लिक्विड है, सिंगल। तो भैया लिक्विड है तो जो Cl है वो CO के इक्वल हो जाएगा, मतलब जो लिक्विड का जो ओवरऑल एलॉय का कंपोजिशन है वही उस फेज का कंपोजिशन होगा, राइट। मतलब इस एलॉय में मान लो इस पॉइंट पे मैंने बोला था कि यार जो भी मान लो 70% निकल एग्जिस्ट कर रहा है, तो पॉइंट ए पे अगर तुम बात करो तो ओवरऑल एलॉय कंपोजिशन 70% है, और फेस का कंपोजिशन अगर तुमसे पूछा तब भी तुम बोलोगे कि 70% ही है, क्योंकि भैया यहाँ पे सिर्फ लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया क्या? ऐसे ही पॉइंट बी पे भी होने वाला है। क्लियर है क्या पूरी कहानी? लेकिन लेकिन पूरी बात बदल जाएगी अगर आपका पॉइंट कहाँ लाई कर रहा हो, कहाँ लाई कर रहा हो, टू फेज रीजन में लाई कर रहा हो, मशी जोन में लाई कर रहा हो। क्वेश्चन इसी के आते हैं, अभी तक ये जो भी मैंने बताया इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, थ्योरी में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तब देखो टू फेज रीजन में कैसे कैलकुलेट करना है, पहले स्टेप्स पढ़ते हैं फिर अपन देखते हैं। सबसे पहले तो लिखा है कि एक टाई लाइन कंस्ट्रक्ट करो, और टाई लाइन इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द टू फेज रीजन एट गिवन टेम्परेचर ऑफ द एलॉय। ये काम अपन ने कर लिया कि भैया जो गिवन टेम्परेचर दिया था उस टेम्परेचर पे अपन गए, उस टेम्परेचर पे मैंने एक लाइन खींची हॉरिजॉन्टल, और नीचे से कंपोजिशन जो था गिवन कंपोजिशन ओवरऑल एलॉय कंपोजिशन उससे एक वर्टिकल लाइन आ रही थी, दोनों जहाँ पे मिले वहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद में ऐसा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टाई लाइन एंड द फेस बाउंड्री ऑन द आइदर साइड आर नोटेड। ये भी अपन ने कर लिया यार कि देखो ना यार, ये तुमने टाई लाइन बनाई थी भैया ऊपर, ये टाई लाइन बन गई, उसके बाद में ये जो टाई लाइन का इंटरसेक्शन है फेस बाउंड्रीज के साथ में वो अपन ने नोट किया भैया, ठीक है, वो देखा। और फिर थर्ड स्टेप आएगी कि वहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दो और तुम भैया कंपोजिशन बता दोगे। वहाँ से अपन ने क्या किया, देखो क्या लिखा है थर्ड पॉइंट, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस इंटरसेक्शंस टू द हॉरिजॉन्टल कंपोजिशन एक्सिस फ्रॉम विच फेस कंपोजिशन कैन बी नोटेड। अरे समझ में आया क्या? यही काम तो अभी अपन ने किया। समझ में आया कि इस टाई लाइन से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए, और ये जो Cl और Cs है यही क्या है, फेस के कंपोजिशन से। Cl जो था वो था लिक्विड फेज में निकल का कंपोजिशन, Cs जो है वो है सॉलिड फेज में निकल का कंपोजिशन। समझ में आया फेस कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ऐसा है, बेटर ऐसा रहेगा कि अभी तुमने मेथड पढ़ी है, अपन इसको एग्जाम्पल से सॉल्व भी कर लेते हैं तो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करेंगे अपन जो भी आगे का और पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या है, कॉपर निकल एलॉय ऑफ कंपोजिशन 35% निकल इज एट टेम्परेचर ऑफ 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गिवन है। फाइंड द फेज कंपोजिशन एंड द फेज अमाउंट। फेज अमाउंट अभी मैंने सिखाया नहीं है, वो बाद में अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को सेम डायग्राम जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी डायग्राम को अपन एक काम करते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कॉपी पेस्ट हो सकता है क्या ये। देखते हैं शायद हो जाएगा। इसको मैंने किया Ctrl+C, ओके, और इसको ही अपन इधर ले आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं Ctrl+V, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम यहाँ आ चुका है, ओके, ठीक है भैया। यहाँ पे ले आते हैं, कहीं भी ले आओ यार, यहाँ पे ही ले आते हैं, ठीक है, ओके। और जो ये कुछ टर्म्स हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे यार, ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये जो मशी जोन वगैरह लिखा है और ये जो लाइंस हैं, ठीक है। ओके, ठीक है भैया। और जो कुछ टर्म्स हैं वो अपन लिख देते हैं भाई। ये टेम्परेचर जो था 10
1485 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये 1453 डिग्री सेंटीग्रेड है ही, क्लियर है। ओके, ओवरऑल कंपोजिशन तुमको दे रखा है कि यहाँ पे भैया क्या लिखना है, 50% है, क्या है 35%, सॉरी। तो अब भैया CO की वैल्यू जो है वो क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 35%, ठीक है, यहाँ पे आ गया 35, ठीक। ओवरऑल अलग कंपोजिशन दे रखा है। और भैया ऐसा है, टेम्परेचर जो था, ये टेम्परेचर मान लो 1250 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये टेम्परेचर कितना है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर तुम गए, तुमने टाई लाइन खींच ली। अब ऐसा है, देखो क्वेश्चन में तुमको ना ये चीज़ भी गिवन होगी कि उस ओवरऑल एलॉय कंपोजिशन पे जो लिक्विड है, लिक्विड में निकल का कंपोजिशन कितना है और सॉलिड में भी निकल का कंपोजिशन कितना है, ये तुमको गिवन होगा, राइट। कुछ डायग्राम्स आगे अपन देखेंगे जिनमें ये पॉइंट नहीं गिवन होता है, तो उनमें मैं बता दूंगा तुमको क्या चीज़ याद रखना है, ठीक है। अभी ये समझो कि ये डेटा भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो तुमको दिख रखा है कि Cl मतलब लिक्विड में निकल का कंपोजिशन जो है वो कितना है 31.5, तो ये 31.5 हो गया अपना Cl, और 42.5 ये हो गया अपना Cs, क्लियर है क्या, ठीक है। तो तुमने फेस कंपोजिशन पता कर लिया क्या, अरे तुमको ये चीज़ समझ में आ रही क्या, फेस कंपोजिशन पता कर लिया क्या भैया। अरे अगर मैं माइक्रो स्ट्रक्चर बनाऊँ पॉइंट O के ऊपर, तो पॉइंट O में भैया ऐसा है कि कुछ अगर लिक्विड भी है, ठीक है, और अपन यहाँ पे कुछ सॉलिड्स पहले बना देते हैं। मान लो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और यहाँ पे भी कुछ सॉलिड है, ये हो गया अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है, और अपना लिक्विड हो गया वाइट कलर से दिखा दिया, ये लो भैया, ठीक है। तो भैया लिक्विड के अंदर अभी तुमने कैलकुलेट करा, क्वेश्चन में तुमको गिवन है कितना 31.5, तो 31.5% निकल, ठीक है। कॉपर पता कर लोगे, 1 में से जो है 0.315 घटा देना। ऐसे ही अल्फ़ा कितना भैया 42.5 निकल है, 42.5% निकल सॉलिड फेज में, बोल दो। ओवरऑल एलॉय में कितना निकल है, तो ओवरऑल एलॉय में भैया क्वेश्चन में दे रखा है 35% निकल है, तो 65% कॉपर हुआ क्या, क्लियर है क्या ये चीज़, यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अब बात आएगी अपने को फेज अमाउंट कैलकुलेट करना है। और देखो इस क्वेश्चन में तो ये चीज़ मान लो गिवन है तुमको, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में नहीं गिवन होगा, तो उनको अपन देखेंगे कि जिनमें नहीं गिवन होता उनमें क्या करना होता है, ठीक है, वो आगे आएगा, ठीक है। अब फेज अमाउंट की बात करते हैं कि सेकंड पार्ट जो उसने पूछा है फेज अमाउंट कितना है, तो फेज अमाउंट जो है वो क्या चीज़ है अभी मैं बताता हूँ, देखो। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना कि जो फेस कंपोजिशन है ना, ये भैया जो वेट फ्रैक्शन है, ठीक है, परसेंटेज वेट बेसिस पे लिखा हुआ है, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम या परसेंटेज डेंसिटी ऐसा कुछ नहीं है, परसेंटेज वेट बेसिस पे लिखा हुआ है फेस कंपोजिशन, ठीक है। अब देखो अपने को फेज अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो जरा चलते हैं कि स्टेप्स क्या रहेंगी फेज अमाउंट के लिए। देखो यहाँ पे आओ जरा, ओके। फेज अमाउंट जो है इसका बेसिकली मतलब है मास फ्रिक्शन, या सिंपली इसको फ्रिक्शन भी बोलते हैं, या फिर बोल देते हैं कि फेज का परसेंटेज बताओ कितना परसेंट फेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम है। सिंपल, सबसे सिंपल जो है याद रखने का वो मैं बोलूँगा कि मास फ्रिक्शन याद रखो, ठीक है। मास फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि गिवन फेज का मास डिवाइडेड बाय टोटल एलॉय का मास, राइट। जैसे मान लो मैंने बोला कि एलॉय जो था वो 5 kg का था, उसमें कॉपर जो है वो 3 kg का है, ठीक है। कॉपर नहीं, अल्फ़ा फेज जो है वो मान लो 3 kg है, तो अल्फ़ा फेज का मास फ्रिक्शन कितना हो गया 3/5, समझ में आया, ठीक है। तो मास फ्रिक्शन या फेज अमाउंट क्लियर है। फेज अमाउंट मतलब मास फ्रिक्शन, एम से डिनोट करते हैं या फिर एफ से भी डिनोट कर सकते हो। कुछ बुक्स में आप देखोगे डब्ल्यू से भी डिनोट किया जाता है, तो वो अलग अलग नोटेशन है। मेरे को एम अच्छा लगता है, एम से ही डिनोट करता हूँ पूरी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि यहाँ पे फिर वही दो बात होंगी कि अगर सिंगल फेज रीजन के लिए बात करें तो तुम फेज अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, और डबल फेज रीजन के लिए अगर बात करें 2 फेज रीजन के लिए तो तुम भैया कैसे कैलकुलेट करोगे फेज अमाउंट। सबसे पहले देखते हैं सिंगल फेज। सिंगल फेज के लिए तो बहुत ईजी है यार, तुम खुद बताओ भैया
ये एक माइक्रो स्ट्रक्चर था। मैंने बोला कि इस माइक्रो स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा सिंगल फेज लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, ये पूरा का पूरा जो एलॉय है वो लिक्विड से ही मिलके बना है, इसमें कोई सॉलिड है ही नहीं। तो क्या इस केस में जो मास फ्रिक्शन होगा फेस का वो 1 हो जाएगा क्या? अरे एक ही फेज है यार, लिक्विड फेज है, तो लिक्विड फेज का मास फ्रिक्शन कितना हुआ? 1 हो गया। या मैं बोल सकता हूँ कि परसेंट की टर्म में बोलना है तो कितना हो गया? 100% हो गया। तो क्या ये पॉइंट भी क्लियर है कि सिंगल फेज के लिए एलॉय इज कंपोज्ड एंटायरली ऑफ दैट गिवन फेज, इसलिए मास फ्रिक्शन 1 हो जाएगा। या फिर अगर परसेंट की टर्म में अगर बात करें अपन तो 100% हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या ये पॉइंट? ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो के अपन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ चुके हैं। 2 फेज रीजन के लिए फेज अमाउंट कैलकुलेट करना, यही इस लेक्चर का एम था कि आपको यहाँ तक लेके आना, आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। लीवर रूल अपन पढ़ने वाले हैं, ESE 2021 में इसका क्वेश्चन आया था। और ऐसा है कि जो स्टेप्स लिखी हुई है ना उसका वो बताने का रीज़न है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार मैंने इतनी थ्योरी क्यों यहाँ पे लिखवा रखी है ना? तो भैया ये ESE 2021 का तुम क्वेश्चन जाके देखना, थ्योरी में स्टेप्स आ जाएगी ना तो बेटा समझ नहीं आएगा, दिमाग चलने नहीं लगेगा। ठीक है, बच्चों से न्यूमेरिकल हो जाते हैं बट ये थ्योरी में स्टेप्स लिखी होती ना तो समझ नहीं पड़ता है। और जो इंजीनियरिंग सर्विस 2021 में क्वेश्चन आया था उसमें यही हुआ, उसने थ्योरी में स्टेप्स लिखी हुई है। ठीक है, तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन गया वो। ठीक है, देखो समझते हैं अपन। जब 2 फेज रीजन के लिए फेज अमाउंट कैलकुलेट करना है तो भैया एक फेमस रूल यूज होगा जिसका नाम है क्या? लीवर रूल। क्या नाम है? लीवर रूल। इसको इनवर्स लीवर रूल भी बोलते हैं अगर आप WD के लिस्टर में देखोगे तो, बट मोस्ट बुक्स में देखोगे लीवर रूल ही मिलेगा। ठीक है, इनवर्स वर्ड जो है वो क्यों आया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो अभी अपन बात करते हैं। देखो क्या क्या स्टेप्स रहेगी, तुमको क्वेश्चन समझ आ गया ना? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भैया ये जो 2 फेज रीजन था, मशी जोन था, इस मशी जोन में जैसे मान लो पॉइंट O पे अपन है, तो पॉइंट O के ऊपर माइक्रो स्ट्रक्चर तुमने ये बनाया कि ये पॉइंट O का माइक्रो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बना रखा है। ठीक है, इस माइक्रो स्ट्रक्चर में तुमको ये बताना है कि अल्फा फेज का मास फ्रैक्शन कितना है और लिक्विड फेज का मास फ्रैक्शन कितना है। ये अपना एम है। ठीक, इस एम को कैसे अचीव करना है वो स्टेप्स अपन देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप देखो क्या लिखा है, टाई लाइन इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द 2 फेज रीजन एट द गिवन टेम्परेचर ऑफ द एलॉय। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा जैसे फेज कंपोजिशन में था कि भैया टाई लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने कंस्ट्रक्ट की गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक, उसको टाई लाइन बोल दिया। फिर ओवरऑल एलॉय कंपोजिशन इज लोकेटेड ऑन द टाई लाइन। ठीक है भैया, ये काम भी कर दिया कि यार ये जो ओवरऑल एलॉय कंपोजिशन था, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में 35% निकल का दे रखा है, तो 35% निकल ये अपन ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, पॉइंट को लोकेट कर दिया, मार्क कर दिया टाई लाइन के ऊपर। तो ये मैंने पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है भैया फ्रिक्शन ऑफ वन फेज इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ टाई लाइन from the overall alloy composition to the phase boundary for the other phase and dividing by total tie line length। समझ नहीं आएगी इंग्लिश, सिंपल में बात करूँ ना, उसने ये लिखा है कि मास फ्रिक्शन जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, अपोजिट आर्म बाय टोटल आर्म। सिंपल क्या है बता रहा हूँ, समझो समझो। जैसे मान लो मेरे को लिक्विड का मास फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, तो भैया लिक्विड के लिए जो अपोजिट आर्म है ना, वो अपोजिट आर्म क्या हुई, टाई लाइन पे फोकस करना है, टाई लाइन पे फोकस करना है। तो लिक्विड के लिए जो अपोजिट आर्म है वो हो जाएगी ये वाली आर्म, ये डिवाइडेड बाय जो टोटल टाई लाइन की लेंथ है वो हो जाएगा मास फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड। समझ में आया? तो ये पॉइंट क्लियर है कि ये अपोजिट आर्म बाय टोटल आर्म का मतलब क्या है, इसको मान लो मैंने R से डिनोट किया और इसको मान लो मैंने S से डिनोट किया। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मास फ्रिक्शन ऑफ जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, वो होगा S अपॉन R प्लस S। क्लियर है? अपोजिट आर्म बाय टोटल आर्म। ठीक, अब पढ़ो, पॉइंट तुमको समझ में आ जाएगा, थ्योरी वाला पॉइंट जो लिखा है।
कि मास फ्रिक्शन ऑफ वन फेस, मान लो लिक्विड फेस का कैलकुलेट करना है, तो वो होगा क्या, पढ़ो, is computed by taking length of tie line from the overall alloy composition to the phase boundary for other phase. लिक्विड का कैलकुलेट कर रहे हो तो जो अदर फेस की बाउंड्री है, मतलब सॉलिड की, वहां तक जाओ फ्रॉम ओवरऑल एलॉय कंपोजिशन, मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहा है, ये ओवरऑल एलॉय कंपोजिशन था, वहां से तुम गए अदर फेस की बाउंड्री तक, अदर फेस की बाउंड्री मतलब ये हो गई सॉलिड की बाउंड्री, और उसको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय क्या लिखा है, एंड डिवाइडिंग बाय टोटल टाई लाइन लेंथ, ठीक, उसको तुम डिवाइड कर दो टोटल टाई लाइन की लेंथ से, तुम्हारा मास फ्रिक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे लीवर रूल समझ में आया। अब देखो फिर से इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, इवन तुम देखोगे कि जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो भी इस टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ वीडियो में उन्होंने मतलब जब सॉल्यूशन दिए इस क्वेश्चन के, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का जो 2021 क्वेश्चन था, तो भैया उनने बोला कि यार क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी, जो आया था क्वेश्चन वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने कवर कर रखा है, जाके चेक करना, ठीक है। और अगर अब नहीं भी चेक करोगे, अगर इस लेक्चर को तुम देख रहे हो तो तुम वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो पॉइंट यहाँ पे ये है, इसीलिए मैंने इसको येलो पेन से दिखाया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो मास फ्रिक्शन है, लीवर रूल ने बोला वो होता है अपोजिट आर्म बाय टोटल आर्म, ठीक। इसको कैलकुलेट करने की दो मेथड है, ध्यान देना, सबको पढ़ाई जाती है सिर्फ एक मेथड कि कंपोजिशन की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करोगे, लेकिन इसको लीनियर स्केल से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। WD कैलिस्टर में क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, अगर वहाँ जाओगे क्लियर उसमें लिखा है ये बात। पहली मेथड तो ये है कि लीनियर स्केल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। लीनियर स्केल की हेल्प से मतलब क्या है, ऐसे समझो कि मान लो ये फेज डायग्राम था, ये क्योंकि देखो ये क्या है, ये पूरा कैलकुलेट होता हैगा, मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है कि यार एलॉय तुमने लिया था, उसमें निकल का परसेंटेज तुम बढ़ाते गए, उस पर कूलिंग करते गए, ठीक है, मेल्टिंग करते गए, टेम्परेचर बढ़ाते गए, उसके बाद में ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन्स उसके बाद में ये सॉलिडस लाइन, लिक्विडस लाइन, ठीक, ये ऐसे हवा में नहीं बनी है। तो ऐसा फेज डायग्राम जो है वो जब तुमको हार्ड कॉपी पे पेपर पे दे दिया जाएगा, ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि लिक्विड का मास फ्रिक्शन तुमको लिखना है, तो तुमने बताया कि लिक्विड का मास फ्रिक्शन होगा S/R+S। मुझे एक बात बताओ, अगर फेज डायग्राम तुमको कॉपी में गिवन है, मतलब जो उसका फेज डायग्राम का पेपर है उसमें हार्ड कॉपी में गिवन है, तो तुम एक काम करो ना, स्केल की हेल्प से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। अरे अपना जो स्केल आता है ना सिंपल, अरे जैसे मेरे पास एक है यार, ये मेरे पास तो खैर ये रोलर स्केल है, जो सिंपल स्केल आता है, वो स्केल को तुम रखो, एस की लेंथ मेज़र करो मिलीमीटर में, डिवाइडेड बाय जो टोटल टाई लाइन की लेंथ है, ठीक है, R+S जो होगा, जो टोटल टाई लाइन होगी उसकी लेंथ, उससे डिवाइड कर दो यार, ठीक। जैसे मान लो एस जो था वो आ गया 5 mm, मान लो R+S जो है वो आ जाता 15 mm, तो 1/3 निकल के आ गया। समझ में आया? ये थी लीनियर स्केल वाली मेथड की, लीनियर स्केल की हेल्प से तुमने कैलकुलेट कर लिया क्या, मास फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड। अच्छा ऐसे ही सॉलिड का जो मास फ्रिक्शन होगा अल्फा का, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो 1 - मास फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड होगा? अरे भाई दो ही कंपोनेंट है यार, दो ही फेज है यार, एक लिक्विड है और एक अल्फा फेज है यार। यहाँ से देख लो कि भैया लिक्विड और अल्फा इन दो से ही मिलके तो अपना ओवरऑल एलॉय बना है। तो अगर लिक्विड का तुमने पता कर लिया तो 1 में से उस लिक्विड का मास फ्रिक्शन घटा लो, सॉलिड का आ जाएगा। और अगर तुम चाहो कि नहीं फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करना है, तो मास फ्रिक्शन ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, R/R+S, ठीक। ये थी भैया लीनियर स्केल वाली मेथड। सेकंड मेथड भी है इसको कैलकुलेट करने की। सेकंड मेथड जो है वो क्या है कि तुम कंपोजिशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब मान लो मैंने पूछा मास फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड कितना है, तो देखो तुमको ये डिस्टेंस चाहिए, एस वाली डिस्टेंस, ठीक। तुम्हारे पास स्केल नहीं है, तुम्हारे पास ये डेटा है 42.5, 35 और 31.5, तो भैया इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये होगा कंपोजिशन की हेल्प से कैलकुलेट करना। मतलब मेरे को ऊपर क्या लिखना है, एस लिखना है। एस की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ, 42.5 - 35 है। अरे बोल दो यार, तो ये मैंने लिख दिया भैया 42.5 - 35 डिवाइडेड बाय
आर प्लस एस लिखना है, आर प्लस एस कितना हो जाएगा 42.5 माइनस 31.5, बोल दो यार, क्लियर है क्या? 42.5 माइनस 31.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, ये आएगा आई थिंक 7.5 है ना, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 11। ओके, इसको कैलकुलेट कर लो जो भी आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारे पास में लिक्विड का मास फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 0.68 हो जाएगा, 0.68। और अगर ये 0.68 है तो क्या तुम मास फ्रिक्शन ऑफ अल्फा बोल सकते हो कि वो 0.32 आएगा? अरे 1 माइनस 0.68 कर लो यार, या फिर तुम चाहो तो वैसे फॉर्मूले से भी बता दो, मास फ्रिक्शन ऑफ अल्फा जो होगा वो होगा अपोजिट आर्म, आर लिखना है, आर मतलब 35 माइनस 31.5 डिवाइडेड बाय 42.5 माइनस 31.5। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? तो ये सेकंड मेथड समझ आई। सेकंड मेथड थी कंपोजिशन की हेल्प से तुमने कैलकुलेट किया, ठीक। ये जो है ये है फेज अमाउंट्स, ठीक है। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि भैया अपोजिट आर्म बाय टोटल आर्म को कैलकुलेट करने की दो मेथड है। एक है लीनियर स्केल, जो लीनियर स्केल था कि भैया मिलीमीटर्स में स्केल की हेल्प से अपन ने मेज़र किया। दूसरी मेथड है कंपोजिशन। कंपोजिशन में मैंने वो COCl की टर्म में मैंने पूरा लिख रखा है, ठीक है, कि इन जनरल अगर बात करें, ठीक है, कोई भी एलॉय अगर ले लो तो ओवरऑल कंपोजिशन, और CS मतलब सॉलिड में निकल का कंपोजिशन, Cl मतलब लिक्विड में निकल का कंपोजिशन, उसकी टर्म में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया, ठीक है। फिर ये फोर्थ पॉइंट तो वही है यार कि अभी ऊपर जो है वो सिर्फ एक फेस की बात करी थी कि यार पहले फेस के लिए तुमने ऐसे कैलकुलेट करा अपोजिट आर्म बाय टोटल आर्म, दूसरे फेस के लिए भी तुम सिमिलरली सेम मैनर में कैलकुलेट करोगे, ये लिख रखी है फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप लिखा है कि अगर फेस परसेंटेज पूछा हो तो कुछ नहीं यार, 100 से मल्टीप्लाई कर दो फ्रिक्शन को। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन में पूछा होता, अभी जैसे फेज अमाउंट दे रखा है, ठीक है, तुमने मास फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया, सिंपली हो गया। मान लो मैं पूछता फेस परसेंटेज बताओ कितना है, तो तुम क्या बोलते कि भैया इस एलॉय में, ठीक है, 35% निकल वाला जो कंपोजिशन है उसमें लिक्विड जो है वो 68% है, और सॉलिड जो है या अल्फा फेज जो है वो 32% है, ठीक है। मतलब तूने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। समझ में आया क्या? फेज अमाउंट कैसे कैलकुलेट करा, ये चीज़ क्लियर है? तो ये थी पूरी बात, ठीक है। और ये जो स्टेप्स थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, फेस कंपोजिशन कैलकुलेट करना और फेस अमाउंट कैलकुलेट करना। यही क्वेश्चन था जो इंजीनियरिंग सर्विस 2021 में आया था। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आराम से समझना, लिखना एक एक चीज़ को जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर तुम बात करो तो भैया थर्ड स्टेप जो है क्या है कि ये नेसेसरी स्टेप है कि फ्रिक्शन 1, ये जो एम इक्वल टू अपोजिट आर्म बाय टोटल आर्म है, ये बोल रहा है लीवर रूल बस। और उसको कैलकुलेट करने की दो मेथड हो सकती है, लीनियर स्केल से भी कैलकुलेट कर सकते हो और कंपोजिशन की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट भी तुमको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्स लीवर रूल भी क्यों बोलते हैं। इन्वर्स का मतलब ये है ना कि यार तुम वो जब जैसे मान लो लिक्विड फेस का कैलकुलेट कर रहे थे तो जो अपोजिट आर्म है, इन्वर्स आर्म है, उसको तुम ऊपर ले रहे हो और अपॉन में टोटल टाई लाइन की लेंथ लिख रहे हो, तो इन्वर्स आर्म आ रही है ना एग्जिस्टेंस में, इसलिए इन्वर्स लीवर रूल भी बोला जाता है इसको। अब देखो जो इंजीनियरिंग सर्विस 2021 में क्वेश्चन आया था ना, उसमें उसने क्या दिया था कि लीवर रूल में कौन सी स्टेप नहीं इन्वॉल्व है, ये था क्वेश्चन। उसने क्या किया, दिमाग देखो कितना लगाया। फर्स्ट लाइन वैसी की वैसी छापी, दूसरी लाइन वैसी की वैसी छापी, ठीक। तीसरी लाइन भी छापी, और चौथा जो पॉइंट था, चौथा पॉइंट उसने क्या डाला, उसने चौथा पॉइंट इधर का डाल दिया। देखो फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ का डाला, ये वाला ऑप्शन जो अपन ने पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस इंटरसेक्शन टू द हॉरिजॉन्टल कंपोजिशन एक्सिस फ्रॉम विच फेस कंपोजिशंस कैन बी नोटेड। ये पॉइंट जो है ये उसने फोर्थ ऑप्शन में दे दिया, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं थर्ड ऑप्शन में या जो भी फोर्थ ऑप्शन में, समझे। तो देखो ये जो तुमने परपेंडिकुलर वाला कारनामा किया, ये सिर्फ तब रिक्वायर्ड है जब तुम मास फ्रिक्शन को कंपोजिशन वाली मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो। अरे समझ में आया?
मास फ्रिक्शन को अगर तुम लीनियर स्केल की मेथड से कैलकुलेट करते हो तो भैया ये थर्ड पॉइंट जो मतलब ये वाला स्टेप है ये नेसेसरी है ही नहीं यार। समझ में आया? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है पूरा? ठीक। तो उस केस में जो वो क्वेश्चन था उसका ये वाला ऑप्शन जो है ये नेसेसरी स्टेप नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत होता है। ठीक है। और क्वेश्चन में उसने फेज अमाउंट पूछा था, अगर मान लो वो फेज कंपोजिशन पूछ लेता और बोलता कि फेज कंपोजिशन में कौन सी स्टेप नहीं आती, तो भैया फिर ये तीनों स्टेप्स आती। वो जो उधर लीवर रूल ने वो जो अपोजिट आर्म बाय टोटल आर्म वाली मेथड का नाम लिया है वो नहीं आती। ठीक है, क्लियर है पूरा कंसेप्ट? अब देखो एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि अपने को ये जो लीवर रूल अपन ने पढ़ा, तो लीवर रूल में जो अपन ने कंपोजिशन वाले फॉर्मूले पढ़े ना, कि ये जो CS माइनस CL ये जो भी फॉर्मूले अपन ने पढ़े कि लिक्विड का कंपोजिशन निकाला, सॉरी नॉट कंपोजिशन, जो फ्रिक्शन निकाले अपन ने, तो जो मास फ्रिक्शंस अपन ने कैलकुलेट किए उनका मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा। वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो अपने को डेरिवेशन करना है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, देखो अपन कर रहे हैं भैया क्या, डेरिवेशन ऑफ लीवर रूल। ठीक है, देखो जरा, इसके लिए मैं चाहता हूं कि पॉइंट O पे जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उस पर आप फोकस करें। तो ऐसा है, पॉइंट O जो है वो 2 फेज रीजन में लाई कर रहा था। लीवर रूल भैया 2 फेज रीजन में ही लगता है यार, सिंगल फेज रीजन में तो लीवर रूल की ज़रूरत ही नहीं है यार। ठीक है, मतलब लिक्विड भी है और सॉलिड भी बना दो, सॉलिड भी है। ठीक, मान लो ये अल्फ़ा हो गया और लिक्विड का नाम अपन ने क्या दिया था, L दिया था। पूरे एलॉय में जो निकल का कंपोजिशन है वो अपन ने बोला था कि CO% निकल है, ओवरऑल एलॉय कंपोजिशन। अल्फा फेज में निकल का कंपोजिशन अपन ने बोला था कितना, CS। ठीक है, सॉलिड है ना। लिक्विड फेज में निकल का कंपोजिशन अपन ने बोला था कितना, Cl है, राइट। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो एक ये पॉइंट क्लियर है क्या तुमको कि मैं ये लिख रहा हूँ मास ऑफ अल्फा प्लस, मतलब मास फ्रिक्शन ऑफ अल्फा एंड मास फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1। ये पॉइंट क्लियर है? अरे मास फ्रिक्शन है ना, उनका सम जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक, ये स्टेप तो क्लियर है। इसको मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखो, दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूँ अल्फा का मास फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय उसमें जितना निकल का परसेंटेज है, CS, राइट। या एक काम करते अपन अल्फा को CS से डिनोट कर देते, ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब S से डिनोट कर देते हैं, S फॉर सॉलिड। ठीक है, S जो है वो सॉलिड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी चाहो तो S लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मास ऑफ सॉलिड इनटू परसेंटेज ऑफ निकल इन सॉलिड फेस प्लस मास ऑफ लिक्विड इनटू परसेंटेज ऑफ निकल इन लिक्विड फेस, वो इक्वल हो जाएगा किसके, ओवरऑल कंपोजिशन, ओवरऑल निकल का कंपोजिशन। ठीक है, तुमको इस स्टेप को अगर चेक करना हो, वेरीफाई करना हो, जरा यहाँ पे देखो, ये जो अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व किया ना इधर, इस एग्जाम्पल से अपन वेरीफाई करके देख सकते हैं वो वाली स्टेप। ये देखो, ये जो अपन ने बनाया ना भाई, इस एग्जाम्पल में अल्फा फेज में कितना परसेंट निकल है, पहले तो अल्फा फेज का मास फ्रिक्शन कितना है 0.32, तो 0.32 मल्टीप्लाई बाय उसमें कितना परसेंट निकल है 42.5, राइट। तो 42.5 किया प्लस लिक्विड में कितना परसेंट, लिक्विड का मास फ्रिक्शन कितना है 0.68, तो 0.68 मल्टीप्लाई बाय लिक्विड में कितना परसेंट निकले भैया, निकाला था ना, Cl कितना है, अच्छा 31.5 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 31.5। ये चीज़ कैलकुलेट कर लो।
ये चीज़ जब तुम कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो ये निकल के आएगा 35%। ठीक है, और वही आना चाहिए क्योंकि ओवरऑल एलॉय में कितना परसेंट निकल है, 35% निकल है। तो ओवरऑल राइट हैंड साइड पे 35 आना चाहिए, CO आना चाहिए, और इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये भी CO ही आ रहा है। तो ये तुमने कुछ नहीं लिखा है, MS लिखा है, MSCS प्लस MLCL। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्लियर है तुमको? ठीक है, बस अब कुछ नहीं है यार, अब तो क्या बच रहा है, लीवर रूल हो गया डिराइव यार, कुछ नहीं यार। फर्स्ट वाली में से एक काम करो, अपन सॉलिड का निकालना, एक काम करो लिक्विड की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, या सॉलिड की वैल्यू पुट कर दो। सॉलिड को मैंने लिखा 1 माइनस ml टाइम्स ऑफ CS प्लस MlCl इज इक्वल टू CO। अगर आप यहाँ से ml कॉमन लेते हैं तो ml की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, ml के इंटू में लिखाएगा Cl माइनस CS, और इसको उधर पहुँचा दें तो आ जाएगा CO माइनस CS, राइट। तो ml इक्वल टू निकल के आया CO माइनस CS, या फिर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो CS माइनस CO डिवाइडेड बाय CS माइनस CL। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? यही तो है यार, अपोजिट आर्म बाय टोटल आर्म। देखो CS माइनस CO बाय CS माइनस CL, देखो 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 देखो, लिक्विड का निकालना था। ये देखो, ये देखो, लीवर रूल तुमने ऐसे ही तो डिराइव किया। ये रहा लिक्विड, CS सॉलिड में जो निकल का कंपोजिशन है वो माइनस CO, CS माइनस CO डिवाइडेड बाय CS माइनस CL। ठीक है, अपोजिट आर्म बाय टोटल आर्म। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? लीवर रूल का डेरिवेशन क्लियर है। और बस अब तो कुछ नहीं है यार, अगर तुमने ये डिराइव कर लिया तो बस कुछ नहीं, बोल दो। सो मास ऑफ अल्फा या मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू 1 माइनस मास ऑफ लिक्विड, जो कि कितना निकल के आएगा, अरे कितना निकल के आएगा, चाहो तो वैल्यू रख दो और चेक कर लो, वो निकल के 1 माइनस ml कर लो, कितना आ जाएगा, CS कट जाएगा, ये ओवरऑल आएगा CO माइनस CL डिवाइडेड बाय CS माइनस CL। ठीक, ये आ जाएगा अपना मास फ्रिक्शन ऑफ सॉलिड। तो ये भैया आपने लीवर रूल डिराइव कर लिया। लीवर रूल जो है उसमें यही स्टेप्स थी, उसका डेरिवेशन भी हो गया। तो आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। फिर बोल रहा हूँ, ये लेक्चर आगे आने वाले जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके लिए बेसिक लेक्चर्स हैं। ठीक है, इसमें हर बेसिक जो भी टर्म्स अपन ने डिस्कस किए वो जो और फेज डायग्राम्स अपन पढ़ेंगे उनमें यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।